पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो ना, -gm अपॉन r होता है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो नेगेटिव में बनता है। ऐसा ग्राफ बनता है इसका। यहाँ आपका प्लैनेट होता है। आप अब अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि कौन सा पॉइंट जो है वो ज्यादा नजदीक होगा आपके प्लैनेट के। x जिसकी वैल्यू -5.3 है, या y जिसकी वैल्यू -6.8 है। भाई वैल्यू के हिसाब से देखो ना, आपको पता है पोटेंशियल जितना नेगेटिव होता है, सही, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए। मतलब वो प्लेनेट के उतना नजदीक हुआ, क्योंकि आप जितना नजदीक आते चले जाते हो प्लेनेट के, अपना पोटेंशियल उतना लूज करते चले जाते हो, और आपको बाहर निकलने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ग्राफ से भी देखो तो ये -5.3 होगा और ये -6.8 होगा। आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि -6.8 जो है is closer to the planet. This y is closer to the planet as compared to x. तो आप यहाँ पे जो रीजनिंग दोगे वो इस पर्सपेक्टिव से दोगे कि भाई पॉइंट y is closer, रीजन ये है कि the body needs more energy at point y to escape from the planet's gravitational field. See, it needs more energy to escape from the planet's gravitational field. See, hence it's closer. आप जितना दूर चलते चले जाते हैं वैल्यू उतनी कम नेगेटिव होती चली जाती है। इसका मतलब यही होता है कि आप जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना आपके पास जो है वो एक तरह से नेगेटिव में कम होता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का साइन हमें ये बताता है कि इट लैक्स दैट मच ऑफ एनर्जी, आपके पास में उतनी एनर्जी कम है। तो -6.8 का मतलब ये है कि उसके अंदर -6.8 एक्सपोनेंट 7 जूल्स पर किलोग्राम एनर्जी भी कम हुई है। उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए अगर उसे फील्ड से बाहर निकलना है। ये बात क्लियर है? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लो मुझसे अभी। कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? चले, अब आपसे पूछा जाता है a rock falls radially from west towards the planet from one point to another. अच्छा, if it's falling radially then definitely it's coming from point x to point y, क्योंकि x पे पोटेंशियल ज्यादा है -5.7 है, y -5.3 और y पे पोटेंशियल कम है, मोर नेगेटिव ना -6.8। तो वो ऑटोमेटिकली तो x से y आ सकता है, क्योंकि वो प्लेनेट की तरफ मूव करेगा, प्लेनेट से दूर ऑटोमेटिकली नहीं जा सकता। प्लेनेट से दूर भेजने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको उसे कोई स्पीड देनी पड़ेगी, तो ही वो मूव कर सकता है अवे फ्रॉम द प्लैनेट। इट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y, दैट इज फॉर श्योर।
मैं यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज x, this is y, whatever it is, it's moving from x to y. So there's a rock that is falling towards the planet from x point to y point, जो उसने नहीं बताया था लेकिन मैंने जज किया उसकी स्टेटमेंट से. Calculate the final speed of the rock. अब वो रेडियली फॉल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड 0 है और y पे उसकी स्पीड क्या होगी वो उसने हमें बताना है. उसने बोला है कि आप डिटरमिन कीजिए. अब देखिए अगर ऐसा मामला है तो आप कह सकते हो कि द लॉस इन gravitational potential energy equals the gain in kinetic energy. लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लगाओगे माइनस डेल्टा फाई इंटू एम. माइनस साइन इसलिए क्योंकि लॉस हुई है एनर्जी, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब पॉजिटिव हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो फाइनल फाई मतलब y पे माइनस इनिशियल फाई मतलब x पे इंटू m जो रॉक का मास है इक्वल्स हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 थी उसकी और s से गिरा है ना, तो आपने मास से मास यहाँ कैंसिल कर दिया. फाई ऑफ y पोटेंशियल एट y आपके पास माइनस 6.8 एक्सपोनेंट 7 है, माइनस पोटेंशियल एट x इज माइनस 5.3 एक्सपोनेंट 7 इक्वल्स हाफ v स्क्वायर. तो भाई यहां से आप v की वैल्यू निकाल सकते. Minus of minus 6.8 exponent 7 plus 5.3 exponent 7. Into 2, root of answer 5477, मतलब 5500 meters per second in two significant figures. Any confusion, any question in this? ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. इसी तरह से थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सवाल करते हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल. अच्छा, मैं ये पार्ट अटेम्प्ट करवाऊंगा आपसे यहां तक. ये मई जून 12 पेपर 41 है. सही, इट्स मई जून 2012 पेपर 41 उसका क्वेश्चन है. ये ओपन कर लीजिए आप लोग अपने पास, अगर आपके पास पास पेपर्स हैं तो. मई जून 12 पेपर 41 क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले बोलते हैं डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. तो भाई इट वाज द वर्क डन per unit mass to move an object from infinity to a point in the gravitational field. अब वो बोलते हैं the gravitational potential phi at distance r from point mass m is given by the expression phi equals minus gm upon r, where g is the gravitational constant.
explain the significance of the negative sign in this expression. नेगेटिव साइन क्या है मैं बताइए कि भाई why is gravitational potential negative. तो आप ये बोलोगे भाई phi is considered zero at infinity. Phi decreases as object moves closer to the planet as work is done by the object. Hence, phi is negative. You can even say, in other words, कि भाई the negative sign indicates that the body needs that much amount of energy. Yeah, it has a deficiency of that much amount of energy to skip back to the infinity. कि अगर उसे वापस infinity पे जाना है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी कम है अभी, मतलब it lacks this much amount of energy and you need to put in this much amount of energy if you want to throw it back to infinity. आप इस पर्सपेक्टिव से भी समझा सकते हो. ये जो पार्ट सी है ना, मैंने इसकी वजह से खास सवाल को पिक किया. Well, the spherical planet may be assumed to be an isolated point of mass with its mass concentrated at its center, and a small mass m is moving near to and normal to the surface of the planet. The mass moves away from a planet through a short distance h. एक छोटा सा डिस्टेंस आपका planet जो है, उस planet से आपका वो object जो है वो cover करता है. Short distance मतलब it's not very large, in a few meters something. State and explain why the change in gravitational potential energy of the mass is given by this expression. ये mgs से क्यों शो होता है? जब देखिए बात सारी ये है कि हमने ग्रेविटेशन हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था -gmm/r. मतलब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे पढ़ा है, ठीक है. और ये बोल रहे हैं कि आप चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh से क्यों कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब क्या कॉन्सेप्ट आपका क्या है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास मामला ये होता है बेटा कि जब आपका ऑब्जेक्ट, इसको दो तरीके से प्रूव किया जाता है, ठीक है? जब आपका ऑब्जेक्ट एक शॉर्ट डिस्टेंस h मूव करता है ना, तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं. तो वैसे तो टेक्निकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करती है, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट एक शॉर्ट डिस्टेंस h मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का अज्यूम करते हो कि भाई वो कांस्टेंट है, उसमें वेरिएशन नहीं आ रही. और वेरिएशन ना आने की वजह से आप बजाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन को वहां इंकॉर्पोरेट करो आर के हिसाब से, आप एक ही वैल्यू जी की उधर मेंशन कर देते, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is basically equal to the work done against gravitational field. It's the work done against the gravitational field. Work done may we have the gravitational force into displacement. Gravitational force displacement हमारी h है. So ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है gmm/r² into h. और अगर इसमें से मैं ऑब्जेक्ट का मास कॉमन निकाल लूं, ये r², और ये मैं इसलिए कर सकता हूं, ये मैं इसलिए कर सकता हूं, I'm assuming that the variation of height is so small that g can be assumed constant.
सही, आपने जी को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ये m, ये g और ये h, ये एज इट इज आ जाता है। आप इस तरह से इसको अज्यूम करते हो। अदरवाइज अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, पोटेंशियल एनर्जीज को आपको मास से मल्टीप्लाई करवाना होगा। अगर आप डेल्टा फाई इंटू एम करते हो और उसके थ्रू आप डिटरमिन करते हो अपने फाइनल आंसर्स को। लेकिन अगर आप बहुत स्मॉल वेरिएशन ऑफ हाइट को देख रहे हो तो उस वक्त आपको डेल्टा फाई इंटू एम करने की जरूरत नहीं होती, आप एम जी एच के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हो, जैसे आप अपने ओ लेवल्स में निकाला करते थे, और आपका जो आंसर आता है वो करेक्ट आता है। तो जब इस तरह की कोई डेरिवेशन करना ना, तो ये बात मेंशन करना, द चेंज इन हाइट इज सो स्मॉल दैट जी कैन बी अज्यूम कांस्टेंट। ये चीज मेंशन करोगे तो फिर वो आपको आपके आंसर पर क्रेडिट देगा। अगर आप बिल्कुल एकदम से ही बस वहां जी लिख दोगे, सही, तो उसका मतलब आपने इस बात की अजम्पशन उसको डिक्लेयर नहीं की कि आपके पास जो है वो हाइट की वेरिएशन कम है। मेरे बच्चे, उसने क्वेश्चन के अंदर ये बताया ना कि प्लैनेट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस h, तो अगर वो ये स्मॉल डिस्टेंस h की बात नहीं करती ना, एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर आपको बात ना करे इस तरह का, तो फिर आप उसको उसमें एमजीएच के थ्रू सॉल्व नहीं करोगे। माइंड इफ द डिस्टेंस वाज शॉर्ट, तो फिर वही लॉजिक लगाओ ना चेंजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कि चेंजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास, जैसा अभी हमने पिछले वाला सवाल अटेम्प्ट किया, उसमें दोनों पॉइंट से पोटेंशियल डिटरमिन किए, सब्ट्रैक्ट किया और मास से मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें ही होता है कि हमारे पास कई कई किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसमें जी कांस्टेंट एज्यूम करना हमारे लिए गलत हो जाता है। इसलिए ओ लेवल्स और ए लेवल्स, एस लेवल तक भी आप जितने भी पोटेंशियल एनर्जी के सवाल करते थे, उसमें कोई बहुत बड़े बड़े हाइट्स की वेरिएशन को आप इग्नोर अज्यूम नहीं करते थे। आपके पास जितने क्वेश्चन आते थे शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ही आते थे कि हाइट छोटी बड़ी चेंज हो रही होती थी। अच्छा भाई, इसी तरह से एक और सवाल आपको करवाते हैं जरा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मई जून 13 पेपर 41 है। मई जून 13 पेपर 41 है। और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। सबसे पहले बोलते हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह डिफाइन करते हैं भाई, इट्स अ रीजन space around a mass where another mass experiences expert gravitational force. See, a region in space around a mass where another mass experiences a gravitational force. अब बोलते हैं ना सोलर सिस्टम
The planets may be assumed to be in circular orbit around the sun, and data for the radii of the orbit of the Earth and Jupiter about the sun are given in figure 1.1. रेडियस दे दिया अर्थ का और जुपिटर का ऑर्बिट, तो ये अराउंड द सन है ये. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर आप याद हो तो आप ये बोलते थे कि भाई द फोर्स between point masses is number one directly proportional to the product of masses, और दूसरा आप ये बताओगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन. सी मैथमेटिकली अगर आप देखें तो F equals G m1 m2 over r square. Proposal use the Newton's law to determine the ratio of gravitational field strength due to sun on the Earth and gravitational field strength due to the sun on Jupiter. Now that's pretty easy. The gravitational field strength is the force per unit mass. See, gravitational field strength जो आपके पास force per unit mass होता है. आप न्यूटन्स के लॉ के थ्रू कैलकुलेट करना चाह रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर आप अर्थ की बात करते हो तो आप मास ऑफ द अर्थ से यानी ड्यू टू सन है अर्थ के ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सन अगर आप बात करते हैं अर्थ के ऊपर तो gm/r² फॉर्मूला बच जाएगा जिसमें मास सन का होगा और सेपरेशन सन से अर्थ तक का होगा. और इसी तरह से अगर आप जुपिटर की बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जुपिटर तक कितनी जा रही, ये सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से याद रखिएगा, ये सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से और प्लैनेट तक. तो यहाँ पे अब आप मास से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जुपिटर सन से जुपिटर तक होगी, ये जो सेपरेशन होगी आपके पास, जैसे वो सन से अर्थ तक की थी, ये सन से जुपिटर तक की है. तो अब आप यहाँ पे gm/r² डिवाइडेड बाय gm/r² करोगे ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास. ये सन से अर्थ तक का फासला था, ये सन से जुपिटर तक का फासला था ना. तो ये आपके पास सन से जुपिटर तक हो गया बेटा 7.7 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है तो इंटू 1000 स्क्वायर लगा हुआ 1.50 एक्सपोनेंट 8 2000 का स्क्वायर. यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा. बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है gm/r². उसमें आप पर यूनिट मास फोर्स निकालते हो, आप ओवरऑल फोर्स थोड़ी निकालना, आप तो पर यूनिट मास इफेक्ट निकाल लेना, पर किलोग्राम कितनी फोर्स लग रही है. आप अगर प्लैनेट के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओवरऑल फोर्स मिलेगी. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में अर्थ का मास थोड़ी आएगा आपके पास, आपको तो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता लगानी है अर्थ के ऊपर, क्योंकि बेटा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सन की निकालनी है, अर्थ की थोड़ी प्लैनेट्स की थोड़ी निकालनी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. स्टेटमेंट तो पढ़ो, उसने बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द सन, ड्यू टू द सन, ये सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और वहां तक जहां पे आपके ये प्लैनेट्स मौजूद हैं. अगर मैं यहाँ पे ये सन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये आपका अर्थ है मिसाल के तौर पे, और ये आपके पास मिसाल के तौर पे जुपिटर है. तो आपसे जो मांगा जा रहा है वो
सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मांगी जा रही है कि सन कितनी फील्ड स्ट्रेंथ रखता है अर्थ तक और जुपिटर तक। तो आप सन का मास लोगे और जो फासले हैं आप लाजमी बात है सन तक का लोगे, वो सन से अर्थ तक का लोगे एक फासला, और एक जो है वो जुपिटर तक का लोगे। ये सब मसला है। अगर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मांगता, मैं अर्थ का मास लेता। अब इसने मुझे सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मांगी, लेकिन दो अलग अलग फासलों तक मांगी, इसलिए मास सन का आएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी। ट्वेंटी 26.9 ये है रेशियो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, 26.9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। बोलते हैं the orbital period of the earth about the sun is capital T. Use ideas about circular motion to show that the mass of the sun is given by this formula, where r is the radius of the earth's orbit about the sun and g is the gravitational constant. Explain your working. इसके अंदर तो आपको याद है कैपलर्स लॉ ड्राइव हुआ है, जरा वो और से देखें। और सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसका मतलब आप चलिए सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रिपेटल फोर्स। ये स्टेटमेंट है आपकी, gravitational force is acting as a centripetal force। तो आप ये कहेंगे भाई Fg equals Fc, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 ओवर r स्क्वायर और Fc है mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें जो मास कैंसिल हो जाएगा वो लाजिमी बात है आपकी अर्थ का मास होगा। सही, आपके पास जो मास होगा वो अर्थ का मास होगा, वो कैंसिल हो गया आपके पास क्योंकि सेंट्रिपेटल फोर्स भी अर्थ पे लग रही थी। जो मास रिमेनिंग रह गया वो सन का मास रह गया, और आर जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन टू द अर्थ, उसको उन्होंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर कर दूंगा। इधर भी कैपिटल आर, ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर क्यूब इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। बस इसमें m को सब्जेक्ट रख दो, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर इस डेरिवेशन में? अब आप डिटरमिन कर लो कि भाई मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन कितना है। आपको रेडियस प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर टी की वैल्यू भी दे दी है, टाइम पीरियड अर्थ के ऑर्बिट की। फोर पाई स्क्वायर, अर्थ का रेडियस है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर ना, 1.5 एक्सपोनेंट 8 into 1000 आर का क्यूब था इस पे, डिवाइडेड बाय जी है 6.67 एक्सपोनेंट -11 और टी स्क्वायर यानी 3.16 एक्सपोनेंट 7 का स्क्वायर। तो यहां से मास ऑफ द सन आ जाएगा आपके पास।
ये आ गया हमारे पास मास 2x per n 30 kilograms mass of the sun. चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जरा थोड़ा सा और एक टिपिकल ग्राफ में देख लेता हूँ, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे ये सवाल है, ये है मई जून 1641 का। मई जून 1641, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, मैं इस पर आइडिया दूंगा आपको कि आपका सवाल करना कैसे। आपसे बोला जाता है बाय रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सप्लेन व्हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। वो हमने शुरू में बताया भी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है। कि हमने पहले ये बात डिस्कस की थी कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होता है। सही, मैं कुछ बेसिक बातें कह देता हूँ कि फाई जीरो एट इन्फिनिटी, मतलब मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि जो हमें यहाँ लिखने होते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। उसके बाद फिर आप ये बोलते हो कि भाई वर्क इज डन बाय द मास और बाय द स्मॉल ऑब्जेक्ट जब वो प्लेनेट की तरफ आता है। तो वर्क डन बाय बॉडी, तो फाई डिक्रीज होता है, इस वजह से फाई नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जीरो से अगर कोई चीज कम होगी तो एक वो नेगेटिव भी हो सकती है, इसके अलावा और क्या। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई टू स्टार्स ए एंड बी हैव देयर सरफेसेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.4 exponent 12 meters. Point B lies on the line joining the center of the two stars. The distance x of point P from the surface of star A may be varied, and the variation with distance x of the gravitational potential phi at point x is shown in figure 1.2. आपके पास जो पोटेंशियल की वेरिएशन है दोनों स्टार्स के दरमियान में, वो बना के दिखा दी गई। तो सरफेस ऑफ स्टार जो है आपका स्टार ए, उसके सरफेस पे पोटेंशियल आपको यहां दिख रहा है, क्योंकि यहां से ग्राफ शुरू हो रहा है ना। तो ये जो पोटेंशियल है ये स्टार ए पे है, और ये वाला जो पोटेंशियल है आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो, ये स्टार बी का पोटेंशियल। यहाँ पे ये एंड हो रहा है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ एंड हो रहा है और ये पूरा ए से लेके बी तक पोटेंशियल की वेरिएशन। Molten rock of mass 180 kilograms move along the line joining the centers of the two stars from A to B. Use data from figure 1.2 to calculate the change in kinetic energy of the rock when it moves from a point x 0.1 exponent 12 meters to a point where x is 1.2. Instead, whether this change is an increase or a decrease. आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन kinetic एनर्जी, ठीक है, kinetic एनर्जी में कितना चेंज आया जब आपका x 0.1 एक्सपोनेंट 12 से शुरू हुआ 1.2 एक्सपोनेंट 12 तक गया। 0.1 ये रहा, और उस वक्त पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया था क्योंकि ये जो है वो सरफेस ऑफ द स्टार ए की बात कर रहा है, और ये 1.2 है, यानी स्टार सरफेस बी पे गया है। वो पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। सही, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना चाहते हैं तो भाई आपको पता है कि जब आपको ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, स्टार ए से स्टार बी पे जा रहा है, उसका पोटेंशियल अगर आप देखें फाइनल माइनस इनिशियल के थ्रू, वैसे ही देख लो, मतलब आप लोगों की अब जजमेंट अच्छी हो जानी चाहिए। पोटेंशियल और मजीद नेगेटिव हो गया, मतलब उसने अपना और पोटेंशियल लूज किया होगा। जब वो बी पे पहुंचा है
तो जिस पोटेंशियल से वो स्टार्ट हुआ था, पहले उसका पोटेंशियल बढ़ता रहा, लेस नेगेटिव होता रहा, फिर उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ, इस पॉइंट के बाद वो दोबारा ड्रॉप होना शुरू हुआ, और ड्रॉप होते होते जब वो स्टार बी में पहुंचा तो उसका पोटेंशियल पहले के मुकाबले में और कम था। बिल्कुल एग्जैक्टली, द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गोना बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें एक चीज तो यहां से वैसे ही पता चल गई कि काइनेटिक गेन हुआ है और पोटेंशियल लूज हुआ है। तो आप अगर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो, ये चाहते हो, तो आप लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करो। आप ये पता कर लो कि ये कितना है, ग्राफ आपके सामने, और मास 180 किलोग्राम रॉक का था, 180 केजी का रॉक है। जरा कैलकुलेट करो, मुझे बताओ गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है। उसने वेलोसिटी नहीं मांगी अभी, उसने बोला मुझे गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ। ठीक है बेटा सारा, शुमाइल थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा गौर से देखो। मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारी वैल्यू गलत आ रही है सही आ रही है? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई मास कीजिए बेटा आप लोग। और लॉस आया है तो माइनस साइन के साथ होगा। नहीं शुमाइल, गड़बड़ है बेटा, गलत वैल्यू है। फिगर्स में आ रहा है, क्या मतलब? 6 फिगर्स में आ रहे हैं? 6 फिगर्स तो नहीं है तुम्हारा, पोटेंशियली एक्सपोनेंट 8 पे गया हुआ है, आंसर 6 फिगर्स में कैसे आएगा? खुद तो देखो, एक -14 एक्सपोनेंट 8 है, एक -10 एक्सपोनेंट 8 है, 6 फिगर्स में कैसा आंसर हो सकता है? क्या हो गया, बाकियों का आंसर नहीं आ रहा क्या? या कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ रुके हुए बैठे हो, सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रहे हो? अभी बाद में खुद कैलकुलेट कर लेंगे जब बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, फिर सिर्फ सुनते रहते हैं बात को, हैं? अब से आया शुमाई। फाइनल पोटेंशियल -14 एक्सपोनेंट 8 है, इनिशियल पोटेंशियल -10 एक्सपोनेंट 8 है, 180 किलोग्राम का मास था। ये आपके पास लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कि लाजमी बात है कैरेटिक में कन्वर्ट हो गई हो।
ये पार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। At a point, sorry, at a point where x is 0.1, exponent 12, the speed of the rock is v. Determine the minimum speed v such that the rock reaches the point where x is 1.2. सही, x 1.2 वो पहुंच जाए, मिनिमम स्पीड बताइए कितनी स्पीड से आपने उसे फेंका पड़ेगा। और ये ग्राफ माही मेरे बच्चे, दे नेवर आस्क्ड अस अबाउट द वेलोसिटी ना। उन्होंने हमसे सिर्फ ये थोड़ा सा, उन्होंने हमसे थोड़ी मांगा था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस दैट लाइक स्टार बी। जैसे बोला चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बता दो, खाली बता दिया चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमसे अगर वेलोसिटी पूछता तो फिर हम हाफ एम वी स्क्वायर लगाते, फिर सॉल्व करके आंसर निकालते। Hafsa, you don't have to find the final speed, beta. Read the question again. वो मिनिमम स्पीड बताइए जिससे आपको रॉक को फेंकना है ताकि वो 1.2 एक्सपोनेंट 12 मीटर्स तक पहुंच सके, मतलब स्टार बी की सरफेस से पहुंच सके। वो मिनिमम स्पीड बताइए जिससे आप इसे फेंकें so that it can reach the other surface. और इसकी लॉजिक मैंने सिखाई थी, मिनिमम स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था। मैंने ये बात कही थी कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर फेंकते हो तो आपको ये नहीं देखना होता कि वो बी पे पहुंचेगा कैसे, आपने ये देखना होता है कि वो इसको क्रॉस कर जाए, बस ये जो पीक है ना हिल की, ये क्रॉस हो जाए। इतनी स्पीड से फेंको कि वो यहां से वापस ना आए, क्योंकि इसके बाद इसने खुद गिरना है, वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ जाएगा। आपका जो मिनिमम स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो फाइनल डेस्टिनेशन को देख के नहीं होता, जो मैक्सिमम पोटेंशियल वाली लोकेशन होती है ना उसको देख के होता है, क्योंकि वहां तक आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लूज हो रही है। नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ लाइक द सेम एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में तो ये होता है बेटा कि आप अपने एक पोटेंशियल को जीरो अज्यूम करते हो, मतलब ये कहते हो कि आप उसको इतनी स्पीड से फेंको कि वो कभी लौट के वापस ना आए, और एक आइसोलेटेड प्लेनेट अज्यूम करते हो कि भाई दूसरे प्लेनेट पे नहीं फेंक रहे हो, आप उसे इन्फिनिटी में फेंक रहे हो। तो आप चेंज इन पोटेंशियल में फाइनल पोटेंशियल अपना जीरो रखते हो और इनिशियल पोटेंशियल अपने प्लेनेट के सरफेस पे देखते हो कि भाई यहाँ से जीरो पे फेंकना है। आपने यहाँ से जीरो पे नहीं फेंकना है, आपने यहाँ पे ऐसे फेंकना है कि वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, ये लोकेशन, क्योंकि यहाँ तक दो स्टार्स के दरमियान में उसका पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। तो इट्स एज इफ कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक स्टार यहाँ पे है, ठीक है, और एक स्टार आपका इधर है। अब अगर आपके पास एक छोटा सा एक स्टोन वगैरह कुछ भी है, एक रॉक है, तो आप उसे फेंकना चाह रहे हैं, तब सिलसिला ये होगा कि भाई अगर आप इस रॉक को फेंकना चाहते हैं, आप इसको इतनी स्पीड से फेंकेंगे वो यहां से इधर तक गिर जाए। ठीक, वरना क्या होगा कि यहाँ फेंकोगे ये वापस आ जाएगा, सरफेस पे फिर गिर जाएगा, अब फिर फेंकोगे ये फिर वापस आके गिर जाएगा। आपको इतनी स्पीड से फेंकना है कि ये ऐसे उधर तक चला जाए, लौट के ना है। सही, क्योंकि अगर आप स्पीड कम दोगे ना, ये थोड़ी सी हाइट गेन करेगा फिर गिर जाएगा, फिर हाइट गेन करेगा फिर गिर जाएगा। सही, आप इतनी स्पीड से फेंको कि यार ये वापस ना गिरे, बस ये भले यहाँ एक लम्हे के लिए रुक के दूसरी साइड पे निकल जाए,
लेकिन निकल जाएगा। थिंग्स यू डू टू मेक देम अंडरस्टैंड। सही ना शुभान साहब? तो बस हमारे पास जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, मतलब एक पोटेंशियल हम ये लेंगे, ये इनिशियल होगा हमारा, और अब फाइनल पोटेंशियल ये कंसीडर करेंगे कि भाई यहाँ वाला, ये वाला लोकेशन क्रॉस हो जाए, दैट इज -4.4। ये -4.4 वाली लोकेशन क्रॉस हो जाए, तो फिर दूसरी तरफ खुद ही गिरेगा। फॉर्मूला यही लगेगा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एक -10 है, एक -4.4 है, दो फाई है आपके पास। ठीक है, एक आपका इनिशियल फाई, ये आपका फाइनल फाई। अब लगाइए डेल्टा फाई इंटू एम। इसमें आप लगाओगे उल्टा कॉन्सेप्ट, इसमें आप लिखोगे गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, प्लैनेट से दूर जा रहा होगा, वो काइनेटिक लूज कर रहा होगा। सो द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा फाई इंटू एम से आएगा, और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी माइनस साइन के साथ आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब रॉक का मास तो कैंसिल हो जाना है दोनों साइड्स पे, तो चेंज इन फाई फाइनल इज -4.4 एक्सपोनेंट 8 माइनस इनिशियल इज -10 एक्सपोनेंट 8। ये आपका डेल्टा फाई इक्वल्स हाफ। फाइनल वेलोसिटी आप अज्यूम करोगे 0, क्योंकि आपको मिनिमम स्पीड निकालनी है, कम से कम किसी स्पीड से फेंकोगे। आप अज्यूम करो कि बस उस पॉइंट पे पहुंच के एक लम्हे के लिए बस 0 हो जाए बस। अब जो स्पीड निकलेगी ना, आप उससे ज्यादा स्पीड पे फेंको, कभी नहीं पलटेगा, क्योंकि फिर उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, जो उसका एक्सट्रीम हाइट वाला पॉइंट हो। माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको डिटरमिन करनी है एक तरह से, जिससे आपने उसे फेंका गया। यहां से व्यू निकाल लो। सही, ये आ रहा है मेरे पास 3.35 एक्सपोनेंट 5 मीटर्स पर सेकंड। 5, हाँ सॉरी 4, ठीक है, एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड। इवन देन यू गोना गेट द सेम आंसर बेटा, क्योंकि दोनों साइड पे 180 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ रहा है आपके आंसर पे, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैथमेटिकल एरर कर दिया आपने। कोई इशू इस चीज में, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, इस ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। सही है, बस प्रैक्टिस करना, फिर जिन क्वेश्चंस में क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो।
ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि फिर कोई जो है वो डाउट आप लोगों के पास ना रहे। पास पेपर्स तो है ना आप लोगों के पास, सबके पास? ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसके पास अभी तक पास पेपर्स ना हो। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ख्याल रखना आप लोग अपना। कल